Hello, my name is Shubham Purkait. I'm from ISI Kolkata. So today we will do 3 dimension geometry. So हम लोग का पहला एक्सरसाइज जो है वो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.1. तो पहला क्वेश्चन क्या दिया रखा है, इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस. तो अपना क्या बोले, तीन जो है वो लाइन है और एक्स वाई एक लाइन है जो तीनों एक्सिस जो है उसके साथ एक के साथ 90 डिग्री, एक के साथ 135 डिग्री, एक के साथ 45 डिग्री एंगल बना के रखा है. तो डायरेक्शन कोसाइन बताना है. तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता था हम लोग का कि एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता था उसका जो हम कोसाइंस लेते थे तो वही अपना डायरेक्शन कोसाइंस हो जाता था. लाइक एक θ1 with x axis, θ2 with y axis और θ3 with z axis अगर होता तो cos θ1, cos θ2 और cos θ3 ये जो है अपना डायरेक्शन कोसाइंस होते थे. तो यहाँ पे अपना एंगल तो पूरा बोल दिया गया है, तो फिर हम लोग सिर्फ अपना डायरेक्शन कॉस लगाएंगे और फिर डायरेक्शन कोसाइन हमारा निकल जाएगा. ये हमारा बाय डेफिनेशन आ जाएगा कि मान लो आपका यहाँ पे जो है, थोड़ा जूम कर लेते हैं. मेक्स एंगल पहला जो है एल कॉस 90 होगा क्योंकि एक्स के साथ जो है एक्स एक्सिस के साथ अपना 90 डिग्री बना रहा है, मतलब ऐसे 90 डिग्री. तो cos 90 हो गया पहला अपना डायरेक्शन कोसाइन जिसको हम L से डिनोट करते हैं. और cos 135 जो है हम M से डिनोट करेंगे और cos 45 जो है वो हम N से डिनोट करेंगे. L जो है वो x एक्सिस वाला है, M जो है अपना y एक्सिस वाला है और N जो है अपना z एक्सिस वाला है. तो ऐसे हम लोग इसको नोटेशन देंगे और cos के ऊपर हम सिर्फ अपना एंगल को बिठाएंगे, मतलब cos ऑफ दैट एंगल वो निकालेंगे तो हमारा सिंपली बाय डेफिनेशन जो आता था वो निकल के आ जाएगा. तो ये जो अपना पहला चीज हो गया, तो ये जो है हमारा एकदम बाय डेफिनेशन ही आ जाता है. तो यहाँ पे कोई सोचने वाली बात नहीं है. अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स एंगल इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस. वो अपना क्या होगा. तो एक चीज तो अपना जो है हमको पता है कि L जो है वो cos θ1 या फिर cos अल्फा, M जो है वो भी cos θ1 होगा और N जो है वो भी cos θ1 होगा. ये तीनों सेम cos के अंदर सेम एंगल क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में ही गिवन है कि मेक्स इक्वल एंगल्स, यहाँ पे बोल दिया गया है. तो ये हमारा हो जाएगा और हमको ये पता है कि cos स्क्वायर θ1 प्लस मतलब L M और N के टर्म में जो आइडेंटिटी था, लाइक L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1. ये जो होता था हम लोग का आइडेंटिटी होता था. ये कहाँ से आता था कि हम लोग का जो पाइथागोरस है वहां से आ जाता था. स्टैंडर्ड डेरिवेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये आना ही चाहिए आपको, मतलब एनसीईआरटी में फॉर्मूला साफ साफ लिखा हुआ है. तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, ये वाला चीज हमको यूज करना है. ये हमको क्यों यूज करना है, क्योंकि देखो एल एम एन ये तीनों तो एक वेरिएबल हो गया, लाइक एल इक्वल टू एम इक्वल टू एन, ये तीनों सेम हो गए. लेकिन वो सेम हो गए फिर भी उनका वैल्यू तो हम लोग को पता नहीं है, उसके लिए कोई आइडेंटिटी या फिर कुछ चाहिए होगा. तो इसीलिए हम लोगों का ये आइडेंटिटी यूज हो रहा है. तो ये आइडेंटिटी जो है वो हमारा है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1. तो उसकी जगह पे हम लोग cos θ1 या फिर cos अल्फा को सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो cos θ1 या cos अल्फा को हम लोग सब्स्टिट्यूट करके हमारा क्या निकल के आ रहा है, दैट इज 3 cos स्क्वायर अल्फा या फिर 3 cos स्क्वायर θ1 इक्वल टू 1. यहाँ पे 3 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3. तो cos अल्फा क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1/√3. ये जो है अपना डायरेक्शन कोसाइंस हमारा
आ जाएगा, और तीनों का ही सेम है, मतलब एल एम और एन तीनों ही सेम होगा, या तो +1/3 तीनों, या फिर दो तीनों ही -1/3। तो ऐसे करके हमारा ये चीज निकल के आ जाएगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। इफ अ लाइन हैज direction cosines -18, 12, -4, then what are the direction cosines? तो डायरेक्शन रेशियो बोल दिया गया है, दैट इज -18, 12 और -4। तो हमारा डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए बोला है। ये भी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। पहले तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज का जो है हम लोगों को मतलब पता करना है कि डायरेक्शन कोसाइन जो है वो यूनिक होगा, लेकिन डायरेक्शन रेशियो जो है वो यूनिक नहीं होता है। डायरेक्शन रेशियो मतलब रेशियो होता है, लाइक 1:2 अगर 4 है, तो फिर ये तो 2:4:8 भी है, तो फिर डायरेक्शन, ये भी डायरेक्शन रेशियो होगा, ये भी डायरेक्शन रेशियो होगा। तो इन दोनों मतलब ये यूनिक नहीं होगा, लेकिन इन दोनों का रेशियो जो है वो सेम ही होगा, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन हम लोग कैसे जाते थे, दैट इज अगर हम लोग का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ रहता था, हम लोगों ने थ्योरी में देखा था कि डायरेक्शन रेशियो अगर दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग का पहला जैसे -18 है, तो डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएगा, √ऑफ -18², तीनों का स्क्वायर का सम, 12² प्लस -4 का स्क्वायर। इससे क्या हो जाएगा, ये हमारा मान लो एल है, इसी तरीके से एम और एन आ जाएगा। एम और एन आ जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, L² प्लस M² प्लस N², ये अगर निकालेंगे तो वो 1 आ जाएगा। जस्ट फॉर योर रेफरेंस ये मैंने बोल दिया कि मतलब ये सेटिस्फाई भी हो रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ से हम लोग को अगर ये मान लो मैंने जैसे बोला -18, 12, -4 की जगह ये अगर -9, 6 और -2 होता तो भी सेम होता, तो भी यहाँ पे बिठाते तो अपना डायरेक्शन कोसाइन जो है वो सेम आता था। तो डायरेक्शन कोसाइन यूनिक हो सकता है, डायरेक्शन रेशियो नहीं हो सकता, लेकिन डायरेक्शन रेशियो से हम लोग आसानी से डायरेक्शन कोसाइन में आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात हम लोगों का नहीं है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता है, दैट इज शो दैट the points 2, 3, 4, -1, 2, 1 और 5, 8, 7 are कोलिनियर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन में क्या करते थे, अगर तीनों लाइन सेम लाइन पे होता था तो या तो उसका ट्राइंगल का एरिया निकालते थे, या फिर हम लोग क्या करते थे कि इस दोनों से पासिंग जो स्ट्रेट लाइन है उसको तीसरा भी सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब या यहाँ पे इस केस में क्या होगा, यहाँ पे तो 2D नहीं है, यहाँ ये हम लोग 2D के केस में करते थे और ये हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर था। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले कोई भी 2 पॉइंट्स ले लेंगे। जैसे यहाँ पे फॉर जनरलाइजेशन क्या लिया है, x1 y1 z1 x2 y2 z2, ये तीनों में से ये दोनों पॉइंट, ये दोनों कोई दोनों पॉइंट्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी का मतलब जो ए और बी लिया है उसका डायरेक्शन कोसाइन पहले निकालेंगे, मतलब x1 y1 z1 a है और x2 y2 z2 b है। तो ए बी का पहले हम लोग डायरेक्शन को रेशियोज निकालेंगे, वो निकल जाएगा, और बीसी का भी निकालेंगे। और यहाँ से हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ए बी मतलब ए बी वाला जो लाइन है उसका जो डायरेक्शन रेशियो है तो वो जो है एक कांस्टेंट टाइम्स ऑफ अदर है। मतलब इसका मान लो अगर x1 y1 z1 अगर डायरेक्शन रेशियो ये है और BC का kx1 ky1 kz1 है, तो फिर ये मतलब सेम स्ट्रेट लाइन पे रहेंगे। मतलब डायरेक्शन रेशियो का सेम होने का मतलब होता है, मतलब वो कांस्टेंट टाइम्स ऑफ अदर डायरेक्शन रेशियो का मतलब होता है कि दोनों पैरेलल होगा। लेकिन ये वाला जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट तो दोनों में कॉमन है। मान लो अगर वो पैरेलल हो गया, वो हम लोग ये डायरेक्शन रेशियो के आर्गुमेंट से समझ गए कि वो अगर पैरेलल होगा तो ही उन लोगों का डायरेक्शन रेशियो सेम होगा। तो फिर पैरेलल ये दोनों मतलब डायरेक्शन रेशियो सेम है तो पैरेलल तो होगा ही। तो इस टाइप का भी हो सकता है या फिर पूरा स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। तो ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा,
कि अगर ये होता तो ये वाला पॉइंट मतलब बी जो है, बी वाला जो कॉमन पॉइंट है वो इन दोनों में नहीं आता। वो एक ही पॉसिबल केस है कि वो एक स्ट्रेट लाइन ही होना पड़ेगा। अच्छे से ये चीज समझे कि डायरेक्शन रेशियो मतलब एक कांस्टेंट टाइम्स ऑफ अदर होने का मतलब होता है कि दोनों पैरेलल है। लेकिन यहाँ पे पैरेलल के साथ साथ हम लोग कोलिनियर क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों स्ट्रेट लाइंस का जो हम पैरेलल बोल रहे हैं उनका एक पॉइंट कॉमन है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं। अगर ये एक ही लाइन ना होता तो फिर इनका कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता। तो ये गई बात। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, तो प्रोसीड्यूर तो स्टैंडर्ड है लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ लीजिए। ये बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है, तो आपको अच्छे से ये समझना है। तो अभी आप अच्छे से ये देख लीजिए। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझना है कि क्यों हमने पहले डायरेक्शन रेशियोज को सेम किया, तो उससे हम लोग का क्या है, उसके बाद हम लोग डायरेक्शन मतलब सेम पॉइंट जो है वो करने से मतलब एक होने से वो हम लोग कोलिनियर क्यों बता पा रहे हैं। दोनों कंडीशन नेसेसरी है कोलिनियर बताने के लिए। -3, -5 और -3 और 6, 10 और 6 मतलब एक दूसरे का माइनस, मतलब बीसी वाला जो डायरेक्शन रेशियो है वो AB वाले डायरेक्शन रेशियो के -2 टाइम्स है, तो मतलब वो प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनल है मतलब पैरेलल है, और पैरेलल है उसके ऊपर से एक पॉइंट कॉमन है, मतलब तीनों कोलिनियर है। आप अच्छे से देख लीजिए। आई थिंक हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में जाना चाहिए। वहां पे आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो आप पॉज करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन वो कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। वो स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर स्टैंडर्ड हो सकता है लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल whose vertices are 3, 5, -4 और -1, 1, 2 और -5, -5 और -2। तो यहाँ पे क्या बोला है कि तीनों वर्टिसेस है। ए नाम दिया ए का, इसका ये वाला -1, 1, 2, इसका दे दिया बी और इसका सी, ये वाला इसका सी हो गया। तो अपना हम लोग का बोला है कि डायरेक्शन कोसाइन्स बताओ, सॉरी हाँ डायरेक्शन कोसाइन्स बताओ। तो हम लोग पहले क्या निकाल सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन्स, तो हम लोग पहले मतलब थोड़ा स्टेप लगेगा। एकदम इजीली हम लोग क्या निकाल सकते हैं डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज निकालने के लिए क्या होता है कि एक पॉइंट के जो मतलब कोऑर्डिनेट्स है उससे दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे तो हमारा डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा। जैसे हमने थ्योरी में देखा था कि एनसीईआरटी के थ्योरी में ही है कि डायरेक्शन कोसाइन्स ऐसे निकालते हैं, तो वही है फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो डायरेक्शन जो रेशियोज है वो निकालने के लिए हम लोग एक के कोऑर्डिनेट से दूसरे का कोऑर्डिनेट हम लोग माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, -1, 1, 2 से 3, 5 और -4 को माइनस करेंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा, -4, -4 और 6। ये क्या आ गया, हमारा डायरेक्शन रेशियोज आ गया किस लाइन का, AB लाइन का। तो AB लाइन का डायरेक्शन रेशियो आ गया और हमारा जो है ये रूट कर लिया, क्योंकि ये हम लोग को डायरेक्शन कोसाइन में तो कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग का रूट, जैसे मैंने बोला था, A/√अंडर, आपने ये फॉर्मूला देखा होगा एनसीईआरटी में, C² B/√अंडर A² + B² + C² और C/√अंडर A² + B² + C²। ये A, B और C अपना डायरेक्शन रेशियो है, और ये वाला जो निकल के आया वही L, M और N है, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन्स है। तो ये जस्ट फॉर्मूला है, आपको एनसीईआरटी में भी दिख जाएगा। आप एनसीईआरटी थ्योरी एक बार और रिवाइज कर सकते हैं आपको अगर याद नहीं हो तो, लेकिन एकदम थ्योरी से ही है। तो वो आप अप्लाई करेंगे तो नीचे वाला √अंडर A² + B² + C² तो था ही, तो उसके लिए हम लोग जो है ये वाला चीज निकालेंगे, जिससे हम लोग सबको डिवाइड कर देंगे तो हमारा डायरेक्शन कोसाइन्स इजीली आ जाएगा। तो ये आपको देख लेना है, डायरेक्शन कोसाइन्स ये ऐसे निकल के आ जाएगा आपका -4, -4, 6। ये तो डायरेक्शन रेशियो था, और तीनों के नीचे 2√17 जो है हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारा डायरेक्शन रेशियो निकल के
आ जाएगा। उसी तरीके से हम लोग बीसी का भी करेंगे। आप लोग बीसी का देख लीजिए। 5 माइनस 5 माइनस 2 -5 -5 -2 बी का कोऑर्डिनेट क्या था, माइनस सॉरी सी का -5 -5 -2, बी का था -1 1 2। तो सी से ए को मतलब सी ए का हम लोग निकाल रहे हैं, तो सी से ए को हम लोग माइनस करेंगे। सॉरी सी ए नहीं, बी सी है, सॉरी बी सी है। तो हम लोग सी से बी को माइनस कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब -5 से -1 माइनस कर रहे हैं पहला कोऑर्डिनेट, क्योंकि सी का पहला कोऑर्डिनेट -5 है, बी का -1 है। ये लोग आप समझ गए होंगे कि ये हम कैसे कर रहे थे कि एक का कोऑर्डिनेट मान लो जो है, एक का कोऑर्डिनेट तो 3 होंगे ना, सी का मान लो कोई कोऑर्डिनेट हुआ और बी का कोई कोऑर्डिनेट होगा, तो इन दोनों को माइनस कर दो जस्ट, इन तीनों को, तो जो निकल के आएगा वही डायरेक्शन रेशियो हो जाता है। तो सी बी लाइन बी सी लाइन सेम ही होता है, तो वही आप देख सकते हो, वही डायरेक्शन रेशियो हम लोग पहले निकालेंगे, फिर हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। वही हमारा मतलब स्टैंडर्ड प्रोसीड्योर है, देख लीजिए आप। पहले हम लोग बीसी का निकाल रहे हैं डायरेक्शन रेशियो हम लोग का माइनस करके क्या निकल के आ रहा है, दैट इज -4 -6 और -4। और फिर हम लोग डायरेक्शन कोसाइन जो है वो निकालेंगे, दैट इज -4 बाई रूट अंडर -4 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर। वो जो है वो हमारा क्या निकल के यहाँ पे भी 2√70 निकल के आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमारा फाइनली डायरेक्शन कोसाइन भी इस केस में निकल गया, मतलब बीसी वाला निकल गया। ए बी वाला तो पहले निकल ही गया था, अभी सी ए वाला हम लोग का निकलेगा। सी ए वाले के लिए भी हम लोग पहले डायरेक्शन रेशियो निकाले थे, डायरेक्शन रेशियो हम लोग निकाले थे यहाँ पे जो है, डायरेक्शन रेशियो हम लोग निकाल लिए थे, दैट इज -8 -10 और 2। उसके बाद हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिए, यहाँ पे जो है देख लीजिए। -8 -5 और 2 को डिवाइड कर दिए, -8 स्क्वायर प्लस -10 स्क्वायर प्लस, एक सेकंड, यहाँ पे -5 नहीं होगा, -10 होगा, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, -10 होगा, छोटा मोटा टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। तो फाइनली आपका डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा। चलिए अभी नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, दैट इज हम लोग का एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट हो जाएगा। अभी शॉर्ट रिकैप 11.1 का देख लेते हैं। 11.1 में हम लोग ने क्या सीखा, हम लोगों ने 11.1 में डायरेक्शन कोसाइन सीखा, डायरेक्शन रेशियो सीखा। डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो का जो है सिग्निफिकेंस एक क्वेश्चन में किया कि पैरेलल हुआ, मतलब फोर्थ क्वेश्चन जो था वहां पे हम लोगों ने किया था, जो कोलिनियर वाला प्रॉब्लम था, मोस्ट प्रोबेबली फोर्थ था। तो वहां पे हम लोगों ने देखा कि अगर पैरेलल होता है तो डायरेक्शन रेशियो जो है वो एक कौन मतलब कांस्टेंट टाइम्स ऑफ अदर डायरेक्शन रेशियो होता है, मतलब प्रोपोर्शनल होता है। और हमारा जो है एक और चीज हमने देखा कि डायरेक्शन कोसाइन से हम लोग डायरेक्शन रेशियो से हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। और ऑब्जर्व भी किया कि डायरेक्शन कोसाइन फिर हमारा ज्यादा नहीं होता है, लेकिन डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन कोसाइन जो है वो हम लोग का यूनिक ही होता है एक लाइन का। तो और डायरेक्शन रेशियो जो है हम लोग का वो मतलब अनगिनत हो सकते हैं, मतलब कुछ भी आप रेशियो है, आप कुछ भी कुछ से भी मल्टीप्लाई करके अलग रेशियो दिखा सकते, मतलब रेशियो सेम होगा लेकिन नंबर्स अलग हो सकते हैं, मतलब डायरेक्शन रेशियो हम लोग का अलग हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, वहां पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यही हम लोगों ने मेन सीखा, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो, उनका सिग्निफिकेंस, उनको यूज करके हम लोग कैसे करते हैं। कोई दो पॉइंट दे दिया गया है तो हम लोग डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं उस पॉइंट के ज्वाइनिंग लाइन का, एक के कोऑर्डिनेट से दूसरे का कोऑर्डिनेट सिंपली माइनस कर देंगे तो डायरेक्शन रेशियो हम लोग का सीधा सीधा जो है निकल के आ जाएगा। तो वो आप अच्छे से देख लीजिए, मतलब अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि वो हम लोग का आगे बहुत ज्यादा यूज होगा, तो उसका यूज केस बहुत ज्यादा है, वही आप अच्छे से सीखेंगे तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो आप अच्छे से देख लीजिए वो वाला चीज। तो
अगर दिक्कत हो तो पॉज करके अपना एनसीईआरटी का जो है चैप्टर खोल लीजिए, वहां पे सीधा सीधा फॉर्मूलाज भी लिखे हुए हैं, वो जो हमने यूज किया वो देख के ये समझ लीजिए, तो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, दैट इज एक्सरसाइज 11.2। exercise 11.2 show that the three lines with direction cosines are mutually perpendicular। तो यहाँ पे बोल दिया गया है कि 3 लाइन दे दिया गया है और उनका डायरेक्शन कोसाइन दे दिया गया है, तो हमको बोलना है कि वो परपेंडिकुलर है। पहले देख लेते हैं, डायरेक्शन कोसाइन ये गया पहला, ये गया दूसरा, ये गया तीसरा, ये पहला लाइन का, ये दूसरा लाइन का, ये तीसरा लाइन। अभी म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब क्या, मतलब पहला लाइन का और सेकेंड लाइन वो भी परपेंडिकुलर, तो दूसरा लाइन और तीसरा लाइन वो भी परपेंडिकुलर, तीसरा लाइन और पहला लाइन वो भी परपेंडिकुलर। मतलब अगर आप ये 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट में से कोई भी तो पॉइंट लो, ये दोनों पॉइंट का जो है, सॉरी पॉइंट नहीं, तीनों लाइन है, तो तीनों लाइन में से कोई भी दो लाइन लो, वो दो लाइन जो है वो परपेंडिकुलर होंगे। ये वाला भी मतलब ये दिख तो नहीं रहा, लेकिन आप समझ सकते हो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब है कोई भी दो लाइन लो आपके चॉइस में से, वो अपना आपका जो है म्यूचुअल मतलब परपेंडिकुलर होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि वो तीनों या फिर अगर 4-5 है, तो 4-5 भी वो भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो सकते हैं। उस केस में ज्यादा चॉइसेस होंगे। चॉइसेस कितने होंगे, वो NC2 होगा, वो दूर की बात है, अलग बात है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि कोई भी दो अगर हम लेंगे, जैसे आप लोग देखिए 1, 2 और 3 के केस में L1, L2, L2, L3, L3, L1 के अलावा कोई और चॉइस नहीं। अब L1, L2 और L2, L1 सेम है, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों L1, L2 परपेंडिकुलर है, मतलब L2, L1 भी परपेंडिकुलर है, मतलब L1 और L2 परपेंडिकुलर है। तो ऐसे मत सोचिए। तो इन दोनों को आप अगर सोचेंगे, इनके अलावा कोई और चॉइस है भी नहीं, तो ये तीनों अगर परपेंडिकुलर है एक दूसरे के साथ, ये तीनों पेयर ऑफ लाइंस अगर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, जो पेयर है उनका दो अपने आप में अगर परपेंडिकुलर है, तो फिर जो है हम लोग बोलेंगे ये तीनों लाइन जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो और एक कंडीशन हम लोग का यूज होगा, दैट इज हमने थ्योरी में किया था कि परपेंडिकुलर होने का कंडीशन क्या है कि उन दोनों का डायरेक्शन कोसाइन जो है, डायरेक्शन कोसाइन मान लो कुछ है, तो उनका बीच का एंगल क्या होता था, cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये होता था हम लोगों का। तो मान लो अगर ये परपेंडिकुलर अगर है, तो फिर इनका बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो cos थीटा तो 0 हो गया, तो फिर L1 N2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2 जो है अपना 0 हो जाएगा। तो ये अगर हम लोगों ने दिखा दिया, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। तो यही हम लोगों का पहले L1 L2 को दिखाना है, L2 का दिखाना है, फिर L2 L3 का दिखाना है, फिर LC L1 का दिखाना है। सिंपल है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जाते हैं नीचे, पहले हम लोगों ने L1 L2 का दिखाया, तो L1 L2 का हम लोगों का निकल के 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है मतलब L1 और L2 परपेंडिकुलर है। L2 और फिर L2 और L3 का दिखाया, L2 और L3 का भी 0 निकल के आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी L3 और L1 ये दोनों का दिखा रहा है, तो इन दोनों का भी अगर दिखा रहा है, तो वहां पे L1 L2 M1 M2 N1 N2 कैलकुलेट करके यहाँ पे भी 0 आ रहा है, यानी कि ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है, यानी तीनों लाइन जो है वो परपेंडिकुलर, मतलब तीनों पेयर जो है वो अपने आप में परपेंडिकुलर है। तो ये तीनों लाइन जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब समझे, उसके बाद जो है हमारा आप ये L1 L2 M1 M2 N1 N2 0 करके हम लोग परपेंडिकुलर क्यों बोल रहे हैं वो समझिए, क्योंकि cos थीटा 0 होता है, थीटा 90 डिग्री होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा तो, मतलब परपेंडिकुलर होगा तो वहां से हम लोग ये वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे, उसको दिखा के हम लोग बोल सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है। उसके बाद जो है हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ये आप अच्छे से देख लीजिए। ये
फॉर्मूला बहुत यूजफुल है। ये पहले वाले जो फॉर्मूलाज हम लोगों ने अभी तक किए हैं, सभी यूजफुल फॉर्मूले बहुत जगह आप लोगों को काम आएंगे। आपको अच्छे से समझना है, बार बार देखिए, बार बार समझिए। ऐसे मतलब पूरा पहले रट्टा मार के जब तक पूरा याद नहीं हो जाता तब तक कोई सम नहीं करेंगे, ऐसा मत कीजिए। पहले पहले थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, फिर याद करने का कोशिश कीजिए, तो आप लोग का हो जाएगा। तो यहाँ पे इस केस में जैसे वो L1 N2 M1 M2 N1 N1 N2, तो ये जो है कुछ भी नहीं है, मतलब तीनों का जो काइंड ऑफ डॉट प्रोडक्ट ही है कि एक का डायरेक्शन कोसाइन दूसरे का डायरेक्शन कोसाइन के साथ। तो L1 L2 फिर M1 M2 फिर N1 N2 आ गया। तो यहाँ से आप लोगों का cos थीटा मतलब बीच वाला एंगल जो है वो निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स -1 -1 2 और 3 4 -2 is perpendicular to the line through the points 0 3 2 और 3 5 6। अभी एक चीज देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या, पहले ही आप सोल्यूशन मत देखिए, थोड़ा सोचने का कोशिश कीजिए। हम लोगों ने क्या सीखा था कि 1 -1 और 2 और 3 4 और -2 ये दोनों पॉइंट अगर गिवन है तो इनके थ्रू गोइंग जो है मतलब क्या बोलते हैं, पासिंग लाइन का, इन पॉइंट्स के पासिंग थ्रू पासिंग लाइंस का जो है डायरेक्शन कोसाइन हम लोग निकाल सकते हैं। डायरेक्शन रेशियो तो पहले निकालेंगे फिर कोसाइन। हालांकि यहाँ पे कोसाइन तक जाने का जरूरत नहीं है, लेकिन डायरेक्शन रेशियो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे और दूसरे का भी डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, दूसरे लाइन का भी। अभी आप लोगों को ये पता होगा कि डायरेक्शन रेशियो अगर पता हो जाएगा तो हम लोग परपेंडिकुलर है कि नहीं वो हम आसानी से जान सकते हैं। क्योंकि एक चीज आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि L1 L2, अरे सॉरी, L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 अगर 0 हुआ तो और सब मतलब A1 B1 C1 और A2 B2 C2 वो दोनों का डायरेक्शन रेशियो होगा रेस्पेक्टिवली। तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 भी 0 होगा, क्योंकि इन दोनों के नीच में A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। इन दोनों के नीच में इसके नीचे ये होगा, इसके नीचे ये होगा। तो वो तो क्या मतलब, हालांकि दोनों तरफ हम लोग मल्टीप्लाई करके 0 कर ही सकते हैं। तो ऊपर वाला चीज का जो सम है वो 0 आना चाहिए ये सम के लिए। इससे ये डिराइव हो सकता है, आपके एनसीईआरटी में भी होगा, तो आप देख लीजिएगा। हाँ मतलब आप निकाल सकते हो, मतलब यहाँ से आप बोलेंगे ठीक है मैं कोसाइन निकालूंगा फिर ये वाला आइडेंटिटी यूज करूंगा, वो भी कर सकते हैं। या फिर डायरेक्टली परपेंडिकुलर दिखाने के लिए आप ये यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को cos थीटा 0 दिखाना है। तो नीचे वाले का तो कोई काम नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर का तो कोई काम नहीं है। तो आप लोग उस केस में वैसे भी दिखा सकते हैं, वहां पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 1 -1 2 3 4 -2 से पासिंग जो है लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, सॉरी डायरेक्शन रेशियोस क्या होगा, दैट इज 3 -1 4 -1 -2 -2 यानी कि 2 5 और -4, ये हो गया डायरेक्शन रेशियो। और दूसरा डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, दैट इज 3 2 और 4। तो इसको हम लोग देखेंगे कि ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं, मतलब डॉट प्रोडक्ट टाइप का जो एक्सप्रेशन है वो निकालेंगे, जिससे हम लोग को पता चलता था जिसको 0 आना चाहिए था परपेंडिकुलर के लिए, वो हम लोग निकालेंगे। तो वो हम लोग का निकाल के फाइनली क्या जा रहा है, दैट इज 0। हाँ 0 आ जा रहा है। तो ये हमारा 0 निकल के आ रहा है। तो ये 0 निकल के आ रहा है, मतलब ये जो दो मतलब ये 2 पॉइंट्स और बाकी 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स की लाइन, ये 2 पॉइंट्स की लाइन, ये जो ज्वाइनिंग है, ये लाइन स्ट्रेट लाइन दिख नहीं रहा है तो मान लो कोई बात नहीं है। तो ये पॉइंट लाइन और ये लाइन जो है इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, ये आप अच्छे से देख सकते हैं। तो बीच का एंगल 90 डिग्री दिखाने का मतलब है L1 इंटू M1 इंटू N1 इंटू जो है वो 0 दिखा दो, या फिर डायरेक्शन रेशियो जो है उनका भी 0 दिखा सकते हो।
उस परपेंडिकुलर वाले केस में ऐसा नहीं कि कोई भी एंगल दे रहा है तो L1 इंटू M1 इंटू N1 इंटू ही निकालते थे, तो वहां पे भी A1 इंटू B1 B2 C1 C2 निकालेंगे। वो नहीं, वो हमेशा काम नहीं करेगा, वो सिर्फ परपेंडिकुलर के केस में ही काम करेगा, क्योंकि नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही दे जा रहा है, तो ऊपर वाला सम 0 होना ही पड़ेगा पूरा 0 होने के लिए। तो परपेंडिकुलर केस में आप दोनों यूज कर सकते हैं। तो आप एक बार डेरिवेशन एक मतलब थ्योरी में देख सकते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। लेकिन स्टैंडर्ड प्रोसीड्योर ये है कि L1 इंटू M1 इंटू N1 इंटू इससे हम लोग एंगल डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये कॉस थीटा होता है, जहाँ पे थीटा उनका बीच का एंगल होता है दोनों लाइंस का, और जो है मतलब दोनों लाइंस अगर है तो उनका बीच का एंगल अगर थीटा है तो कॉस थीटा वो एक्सप्रेशन होता है। तो वो 0 होने का मतलब होता है कि बीच का एंगल 90 डिग्री है। उसी तरीके से हम लोग दूसरा वाला मतलब डायरेक्शन कोसाइन को है मतलब डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो वहां से भी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 आ जाएगा परपेंडिकुलर वाले केस में। तो ये हमारा यूजफुल एक आइडेंटिटी है जो हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे अभी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, दैट इज शो दैट यस सोम। सर यस सोम। हाँ सर, अभी 1 मिनट निकल गया था, अभी ज्वाइन कर गया। अच्छा, लॉग आउट हो गए थे क्या? हाँ, वो आपको मैसेज किया ना तभी थोड़ा लॉग आउट हो गया था। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। 1 मिनट ही हुआ होगा सर, ठीक है। हाँ, तो अभी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, दैट इज शो दैट द लाइन थ्रू द 4 7 8 2 3 4 is लाइन थ्रू द पॉइंट्स -1 -2 और 1 2 और 5। तो हम लोग परपेंडिकुलर वाला जो केस वो हम लोगों ने तो देख लिया के केस में L1 इंटू N इंटू ये जो है करके जो है आता था। तो पैरेलल केस में क्या होगा, पैरेलल के केस पहले किया था, रेशियोज जो है वो एक दूसरे का कांस्टेंट टाइम्स होगा, एक दूसरे का कांस्टेंट टाइम्स होगा, या फिर डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में बोलेंगे तो डायरेक्शन साइन यूनिक होता है, तो वो सेम ही होगा, पूरा का सेम होगा। या तो डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में बोलो कि पूरा का पूरा सेम होगा, या फिर डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में बोलो कि एक दूसरे का मतलब प्रोपोर्शनल होगा, मतलब कांस्टेंट टाइम्स ऑफ वन डायरेक्शन रेशियो अदर डायरेक्शन रेशियो हम लोग का दे देगा। तो वो चीज है, आप लोग देख लीजिए। तो line through the points 4 7 8 2 3 4 is parallel to the line through the points -1 -2 1 1 2 और 5। तो ए बी जो है वो 4 7 8 2 3 4 से पासिंग है, तो उसका जो सी डी जो है -1 -2 1 और 1 2 5 से पासिंग है। तो हम लोग का पहला वाला जो डायरेक्शन रेशियो है वो निकाल लेते हैं, तो वो क्या है, दैट इज -2 -4 और -4। और सेकेंड वाला डायरेक्शन रेशियो जो है वो क्या निकल के आ रहा है, 2 4 और 4। तो आप इजीली देख सकते हो देख सकते एक जो है दूसरे का -1 टाइम्स है, तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि एक डायरेक्शन रेशियो जो है वो कांस्टेंट टाइम्स है। तो आप लोगों का जो है एक लाइन दूसरे लाइन के बिल्कुल पैरेलल है, यहाँ से हम लोग स्टेट कर सकते हैं। तो ये आप लोग देख लीजिए। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। हाँ, देखिए यहाँ पे जो है पैरेलल वो दिखा दे, तो ये तो हम लोग इजीली विजुअलाइज कर चुके थे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये आप लोग देख सकते हैं क्या हम लोगों ने कर लिया था। -1 -1 -1 हम लोग को सीधा दिख रहा था, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। अभी देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच टू द पॉइंट 1 2 3 पैरेलल टू द वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k। तो अब हम लोग का i j और k क्या था, यूनिट वेक्टर्स अलोंग x y एंड z ये था। तो यहाँ पे वेक्टर जो है एक वेक्टर गिवन है, मतलब
एक डायरेक्शन रेशियो आप सोच मतलब डायरेक्शन कोसाइन टाइप का आप सोच सकते हो कि उस डायरेक्शन का हम लोग का बात किया गया है, तो वो आप देख लीजिए। तो डायरेक्शन को दे दिया गया है, दैट इज 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप, और पॉइंट दिए गए 1 2 और 3। तो आप लोगों को ये स्टैंडर्ड फॉर्म पता होगा कि अगर ए पॉइंट से पास कर रहा है और उसका डायरेक्शन बी है, ठीक है ना, तो फिर उसका उस लाइन जो ए से पास कर रहा है और बी के पैरेलल है, उसका इक्वेशन होता था ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो वही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो आप लोग ये वाला चीज अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होगा इन मतलब आगे भी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर and in form that passes through the point with position by j cap plus k cap and is in the direction to j cap। हम अच्छे से समझा क्वेश्चन, आप टेंशन मत लो। अभी देखो क्या बोला है कि वेक्टर फॉर्म में भी बताना है, कार्टेशियन फॉर्म में भी बताना है। पहले तो ये चीज समझो कि वेक्टर एंड कार्टेशियन ये क्या चीज है। हम लोग का जो पहला वाला क्वेश्चन, इसके पिछले वाला क्वेश्चन किया था, मतलब ये वाला क्वेश्चन आर वेक्टर, वहां पे जो है हम लोग क्या किए थे, ये वाला वेक्टर फॉर्म था। वेक्टर फॉर्म मतलब आई कैप जी कैप की कैप जहाँ पे था। और फिर और अपना कार्टेशियन वाला फॉर्म क्या है, कार्टेशियन मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 या फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, मतलब ऐसा टाइप का जो है जहाँ पे कोई वेक्टर मतलब आई कैप जी कैप के कैप नहीं है, एक्स वाई जेड है, तो वो वाला कार्टेशियन फॉर्म है। बाकी आई कैप जी कैप के कैप वाला वेक्टर फॉर्म है। इतना समझ लो काफी है। तो वेक्टर फॉर्म वो है, कार्टेशियन फॉर्म वो एक्स वाई जेड वाला है। तो हम लोग को दोनों फॉर्म में जो है एक लाइन का इक्वेशन बताना है, जहाँ पे पोजीशन वेक्टर हम लोग को गिवन है और डायरेक्शन वेक्टर भी हम लोग को गिवन है। पोजीशन वेक्टर मतलब क्या, जिस पॉइंट से पासिंग है, और डायरेक्शन वेक्टर मतलब जिस डायरेक्शन के अलोंग उसका मतलब लाइन है, ठीक है ना। मतलब एक तो पॉइंट होता है जहाँ पे, जैसे यहाँ पे ए वाला जो है वो पोजीशन वेक्टर जिस पॉइंट से वो पास कर रहा है, और एक होता है डायरेक्शन वेक्टर जिस डायरेक्शन के अलोंग वो लाइन है। लाइक ये वाला मान लो, अगर ये वाला एक पॉइंट है, इस पॉइंट से पासिंग ये एक लाइन है, ठीक है ना। इस पॉइंट का डायरेक्शन वेक्टर, इस पॉइंट का वेक्टर जो है वो ऐसा होगा। और तो मतलब ये वाला जो वेक्टर होगा ये पहला वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर। और ऐसा कोई अगर वेक्टर लोगे, वो लाइन का डायरेक्शन क्या है, तो ये जो है ये डायरेक्शन वेक्टर हो गया, मतलब ये वाला चीज। तो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छे से देख लीजिए। ये वाला चीज आप समझ गए होंगे, कार्टेशियन और वेक्टर वाला फॉर्म। अगर फिर भी बहुत दिक्कत हो रहा है तो आप थ्योरी में जाइए, वहां से आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। जो दरकार हो रहा है, मतलब मैंने जो बोला है, तो उससे आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि वेक्टर मतलब सिर्फ आई जे के है, वो वाला वेक्टर फॉर्म है, और एक्स वाई जेड वाला जो है कार्टेशियन फॉर्म है। और वेक्टर फॉर्म में पोजिशनल जो है वेक्टर का पोजिशन वेक्टर का मतलब समझा दिया कि जिस पॉइंट से पासिंग है उस पॉइंट का वेक्टर, और जो डायरेक्शन वेक्टर है मतलब जिस डायरेक्शन के अलोंग वो है। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो ए और बी से डिनोट कर दिया, तो वेक्टर का मतलब वेक्टर फॉर्म का तो हम लोग का इजीली पता है कि हम लोग क्या करते थे, ए प्लस लैम्डा बी करते थे। तो ए प्लस लैम्डा बी अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कि 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, ये अपना आ गया। तो ये हमारा जो है रिक्वायर्ड फॉर्म में आ गया। तो अभी देख लीजिए, और हम लोग का जो है कार्टेशियन फॉर्म में क्या आएगा, एक्स वाई और जेड के फॉर्म में इक्वेशन टाइप का आएगा। तो मान लेते हैं, और कार्टेशियन से वेक्टर में जाने का मेन तरीका क्या होता था कि कार्टेशियन अगर एक्स वाई जेड इंक्लूडेड है, तो वेक्टर फॉर्म में वो कोई भी एक वेक्टर लोगे उस लोकस के ऊपर। लोकस मतलब यहाँ पे लाइन है, लोकस मतलब जो कर्व जो या फिर कुछ भी हो सकता है। लोकस मतलब वो जो लाइन जो होता है वो वाला चीज, कुछ भी लोगे लोकस के ऊपर, कुछ भी पॉइंट लोगे तो वो सेटिस्फाई करेगा। मतलब एक्स आई कैप माइनस वाई जी कैप प्लस जेड के कैप, ये वाला, तो एक्स वाई जेड उस लोकस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म का डायरेक्ट मतलब ऐसे हम लोग रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे एक्स क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा, वाई क्या आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 1, और जेड क्या आ जाएगा माइनस लैम्डा प्लस 4। तो यहाँ पे क्या है, एक्स वाई जेड है और लैम्डा भी है।
तो हम लोग लैम्डा को सिंपली एलिमिनेट करेंगे और तीनों को जो है तीनों से हम लोग एक्स वाई और जेड के फॉर्म में लैम्डा को निकालेंगे और इसको इक्वेट कर देंगे। तो हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 2/1, वाई प्लस 1/2 और जेड माइनस 4/-1। तो यहाँ पे इसको हम लोग फाइनली निकल के आ रहा है। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में अगर समझेंगे तो x माइनस x1/a इक्वल टू y माइनस y1/b इक्वल टू z माइनस z1/c। ये x1 क्या है, y1 क्या है, z1 क्या है, ये जो है अपना पोजिशनल वेक्टर का कोऑर्डिनेट्स है, मतलब जो पॉइंट्स है जिससे पासिंग है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मान लो ए, मतलब कुछ भी है पोजीशन वेक्टर, अगर जो है आई कैप के साथ जो होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, जे कैप के साथ जो होता है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है, और के कैप के साथ जो होता है वो जेड कोऑर्डिनेट होता है। तो उसी तरीके से हम लोग x1 y1 z1 निकाल लेंगे। और डायरेक्शन रेशियो जो है वो तो हम लोग को सिंपली पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में है वो x, मतलब ए बी सी जो है वो आई कैप जे कैप के कैप के साथ जो चीज होता है, मतलब जो कोइफिशिएंट होता है वही होता है। तो वही डायरेक्शन रेशियो हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 2, यहाँ पे पोजिशन वेक्टर क्या था, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप। तो x माइनस 2 बाई a क्या होगा, a मतलब यहाँ पे a वेक्टर नहीं, ये मतलब हम लोग का डायरेक्शन रेशियो वाला a, तो सिर्फ a लिखा है, a वेक्टर नहीं लिखा है। तो a क्या होगा, a मतलब आई कैप का कोइफिशिएंट, तो b में आई कैप का कोइफिशिएंट 1 है मतलब 1। और y के केस में भी देखो, y माइनस y1 क्या है, -1 मतलब y माइनस -1 मतलब y प्लस 1 बाई b क्या है, b यहाँ पे मतलब j का कोइफिशिएंट b में, तो वहां पे 2 आ जाएगा और उसी तरीके से z का भी आ जाएगा। तो ये एक अच्छा चीज है, ये शॉर्टकट है ये मेनली। और ये हमारा लंबा डेरिवेशन है, मतलब लंबा नहीं, मतलब एक आपको करके दिखाया गया कि कैसे करते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म का रिलेट करके वेक्टर फॉर्म से वो कर दिया गया है, तो आप अच्छे से ये चीज देख लीजिए। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा यूज होंगे आगे, तो आपको अच्छे से ये चीज समझ लेना है। इसके ऊपर क्वेश्चन देते ही है और ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना ही है, अच्छा क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चन से आपका मतलब कंसेप्ट जो है वो भी क्लियर हो जाएगा। ये वाला प्रॉब्लम अच्छा है, तो इसको आपको मतलब अच्छे से खुद से भी प्रैक्टिस करना, ये थोड़ा टाइम लेके समझिए, ये अच्छा प्रॉब्लम है। सो आई होप दिस इज क्लियर। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का देखेंगे। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट -2 4 -5 and parallel to the line given by x plus 3/3 equal to y minus 4/5 equal to z plus 8/6। तो हम लोग क्या करेंगे, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन जो एक पॉइंट से पासिंग है और पैरेलल टू अ गिवन लाइन। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है कि अगर आपको डायरेक्शन रेशियो पता हो जाता है तो आप लोग इजीली निकाल सकते थे पिछले क्वेश्चन की तरह। मतलब इजीली मतलब आपने थोड़ा सा किया होगा तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। अगर पॉइंट पता है, डायरेक्शन पता है, और हम लोग निकाल सकते हैं। पॉइंट अगर पता है तो फिर x माइनस x1 y1 z1 करेंगे, और नीचे वाला जो चीज है वो डायरेक्शन रेशियोज होता था, तो ए बी सी जो है। तो यहाँ पे भी हम लोग का डायरेक्शन रेशियो पता होता तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 और नीचे जो है ए बी सी कर देते, डायरेक्शन रेशियो अगर पता होता तो। लेकिन यहाँ पे तो पता नहीं है। यहाँ पे उसके बदले में क्या बोला गया है कि एक लाइन का इक्वेशन बताए, उसके पैरेलल है, और पॉइंट तो दिया गया है डायरेक्ट। पॉइंट का दिक्कत नहीं है, तो एक पॉइंट लाइन के पैरेलल अगर है तो उसका डायरेक्शन रेशियो और दूसरा वाला जो मतलब लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो तो मतलब प्रोपोर्शनली होगा, ठीक है ना। तो इस केस में हम लोग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखते टाइम क्या कर सकते हैं, 3 5 और 6 को हम लोग डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि मतलब इसके पैरेलल अगर कोई भी लाइन है तो x माइनस x1/3 इक्वल टू y माइनस y1/5 इक्वल टू z माइनस z1/6। ये अगर करेंगे तो ये जो है इसके ही पैरेलल होगा हमेशा। तो ये आपको समझ लेना है, यही मेन कैच था। इससे मतलब यही जो इसका जो डायरेक्शन रेशियो है वो भी इस लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो होगा पैरेलल लाइन का।
तो एक डायरेक्शन रेशियो, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो यूनिक नहीं होता, तो एक डायरेक्शन रेशियो पता हो गया तो ही हम लोग का हो जाएगा। तो क्योंकि इक्वालिटी है तो नीचे जो है कांस्टेंट टाइम्स आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये वाला जो डायरेक्शन रेशियो है इसी को, यही जो है पैरेलल लाइन का जो है वो उसका डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा। तो आप बोलोगे तो हमने किया था कि पैरेलल लाइन का कांस्टेंट टाइम्स ऑफ डायरेक्शन रेशियो आता था, तो डायरेक्शन रेशियो तो यूनिक नहीं होता है, तो एक डायरेक्शन रेशियो ये आ जाएगा। इसका कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, लाइक 6, 10 और 12 कर दोगे, तो वो भी अगर नीचे कर दोगे, मतलब ऊपर x माइनस x1 और समथिंग अगर कुछ करोगे, तो ये तो कट के 3, 5 और 6 फिर से आ जाएगा ना। तो इसलिए हम लोग एक डायरेक्शन मतलब उसको ही डायरेक्ट बिठा देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होता है। तो आई होप दिस इज क्लियर। आप अच्छे से ये वाला पार्ट समझिए कि क्यों हम लोग कर देते हैं, वो तो स्टैंडर्ड प्रोसीड्योर है, लेकिन क्यों का जवाब आपके पास होना चाहिए। तो आप अच्छे से समझ लीजिए कि क्यों हम लोग वैसा करते हैं। तो -2, 4 और -5 पैरेलल टू दैट लाइन अगर होता है तो हम लोग का डायरेक्शन कोसाइन हम लोग कैसे निकालते हैं, और पॉइंट तो हम लोग का जो गिवन है वो तो हम लोग को पता ही है। अभी देख लेते हैं, दैट इज x माइनस x1 बाई a इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इक्वल टू z माइनस z1 बाई c। ये हम लोग का आ गया। अभी x1 y1 z1 तो हम लोग को पता है, मतलब गिवन पॉइंट्स थे -2, 4 और -5, और हम लोग का डिविजन कोसाइन भी पता हो गया। तो हम लोग जैसे देखो यहाँ पे 3 के 5 के 6 के लिया है, उसका कोई जरूरत नहीं है, आप लोग 3, 5, 6 फाइनली तो वो आ ही जाता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे जो है फाइनली आपका इक्वेशन निकल के आ गया, दैट इज x प्लस 2/3 इक्वल टू y माइनस 4/5 इक्वल टू z प्लस 5/6। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप अच्छे से टाइम लेके समझिए, वो बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो से एक लाइन का दूसरे का कैसे निकाल रहे हैं, वो नीचे वाला चीज डायरेक्शन रेशियो होता है, ऊपर वाला चीज पॉइंट पासिंग होता है, मतलब x1 y1 z1 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट होता है, और नीचे वाला चीज डायरेक्शन रेशियोज का जो है वो पार्ट होता है, लाइक a b और c। नीचे a b, x के नीचे a, y के नीचे b और z के नीचे c, ये होता है। तो अच्छे से आप देख लीजिए ये चीज। अभी जो है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन गिवन है, तो इसका वेक्टर फॉर्म निकालना है। तो आप सोचिए कार्टेशियन इक्वेशन में क्या होता था, नीचे वाला जो चीज था वो डायरेक्शन वेक्टर का जो है आई कैप, जे कैप, के कैप के साथ जो होता कोएफिशिएंट था वो होता था, और ऊपर वाला पॉइंट जिसके पासिंग है उसका ही है, मतलब पोजीशन वेक्टर का जो है उसका कोएफिशिएंट होता था। तो सीधा सीधा हम लोग निकाल देंगे, ये तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ए निकाल लेंगे क्या, 5 आई कैप -4 जे कैप प्लस 6 की कैप, कोई -5 4 और -6 मत कर देना, क्योंकि वो x माइनस x1 होता है, x प्लस x1 नहीं होता। तो x माइनस x1 मतलब उसको, तो वहां से x1 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, नॉट -5। ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में x माइनस x1 होता था। तो आप आई होप आप समझ रहे होंगे। तो x माइनस 5/3 इक्वल टू y प्लस 4/7 इक्वल टू z माइनस 6/2 यहाँ से आ गया। तो आप लोग देख लीजिए, तो फाइनली आपका वेक्टर फॉर्म में ये नीचे देखिए आपका आ जाएगा। ये वाला चीज भी आप रिलेट करने के लिए इम्पोर्टेंट है, आप ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से देख लीजिए। तो हम हाँ सर। जो बच्चे ना आपके लेक्चर्स लेंगे ना, देखेंगे, वो हाँ सर। बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं अपने एग्जाम्स के लिए, उनका माइंडसेट, या उन्होंने एक्चुअली क्वालिफाई तो किया नहीं, तो उतना पढ़ा नहीं है। अगर आप सिर्फ क्वेश्चंस को ओरली ब्रीफ करोगे ना, वो नहीं समझ पाएंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा लिख करके बताना है। हम इसीलिए ना अवॉइड करते हैं हाँ कि सर। क्वेश्चन के साथ में आंसर्स लिखें। आंसर्स आप टाइप करो, आंसर आप लिखो, वो ज्यादा बेटर होता है। ओके सर। है ना? ऐसे बच्चों को क्या ही समझ में आएगा? आप बताओ, आपने ओरली बता दिए क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है, अब वो एक तो बोरिंग बहुत हो जाता है फिर उसमें ना, और बच्चों को दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा समझने के लिए, अगर लिखा हुआ नहीं है तो वो उस लेवल पे है नहीं जिस लेवल पे आप हो। इस चीज को समझना पड़ेगा।
हमें अच्छा हमें अच्छा, ये ठीक है सोचना सर। पड़ेगा कि जब हम तैयारी मैं करते हर थे, क्वेश्चन का फिर लिख लेता जब हूँ हम ठीक है तैयारी सर। करते थे कैसे चलता था, हाँ वो सर। सोचना पड़ेगा, राइट। हाँ ओके सर। हाँ तो ये क्वेश्चन ही मैंने मतलब नहीं लिखा था, तो ये वाला फिर से एक्सप्लेन कर दूं फिर लिख के। हाँ, मतलब इसी एक्चुअली इसी वजह से ना मैंने आपको बीच में इंटरप्ट किया, क्योंकि अभी तक आप लिख रहे थे, फिर आपने अभी लिखना बंद कर दिया, तो वो चीज। हाँ क्योंकि ये वाला छोटा क्वेश्चन है ना सर, ये वाला। जब कोई कोई भी क्वेश्चन हो ना, उसको हमें एक्सप्लेन करना है तो लिख करके करना है, हमें तभी समझ में ओके आएगा सर। बच्चे को। हाँ प्लीज। ओके सर, ठीक है सर, अभी से ठीक है सर। तो ये एक बार और बोल दूं सर। हाँ एक बार और करा दो। सर हाँ एक बार करा दीजिए उसको। ठीक है। ओके सर। So the Cartesian equation of a line is x minus 5 by 3 equal to y plus 4 by 7 equal to z minus 6 by 2 हम लोग को गिवन है। तो इसका वेक्टर फॉर्म जो है हम लोग को पूछा है। तो कार्टेशियन इक्वेशन में क्या होता था, दैट इज x माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी होता था। ए बी और सी हम लोग का होता था दैट इज डिरेक्शन रेशियोज, डिरेक्शन रेशियोज होता था। तो और इससे हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे लाते थे, वेक्टर फॉर्म में ए बी और सी जो होता था वो डिरेक्शन जो वेक्टर होता था, जो डिरेक्शन वेक्टर होता था, डिरेक्शन वेक्टर का जो एक्स वाई जेड मतलब एक्स वाई जेड जो कोइफिशिएंट रहता था, लाइक आई कैप के साथ जो कोइफिशिएंट रहता था, जे कैप के साथ जो कोइफिशिएंट रहता था डिरेक्शन वेक्टर का, तो वो जो है आपका डिरेक्शन रेशियोज होता था सीधा सीधा। और ये x1 y1 और z1 क्या होता था, पोजीशन वेक्टर का कोएफिशिएंट होता था। डायरेक्शन वेक्टर का कोएफिशिएंट डायरेक्शन रेशियो होता है हमेशा, पोजीशन वेक्टर का कोएफिशिएंट हमेशा जो है वो जिस पॉइंट से पासिंग है वो होता है। तो जैसे यहाँ पे पॉइंट पासिंग x1 y1 z1 है, ए बी सी तो डायरेक्शन रेशियो है जो हम लोग डायरेक्शन वेक्टर की कोएफिशिएंट से पता कर लेते हैं, और x1 y1 z1 जो है हम लोग का डायरेक्शन मतलब रेशियोज जो है x1 y1 z1 ये कोऑर्डिनेट्स जो है वो हम लोग का पोजीशन वेक्टर का जो कोएफिशिएंट्स होता है आई कैप जे कैप के कैप के जो कोएफिशिएंट होता है, लाइक ये किस फॉर्म में रहेगा वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में इस फॉर्म में रहेगा, लेट मी शो, इस फॉर्म में रहेगा लाइक x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, इस फॉर्म में रहेगा पोजीशन वेक्टर में, ये पोजीशन वेक्टर होता है, इस फॉर्म में रहेगा। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो सीधा सीधा हम लोगों ने ये वाला इक्वेशन हमने यूज किया था, तो फिर भी आप लोगों को बता दिया। तो हम लोग अभी जो है इसको यूज कर मतलब डायरेक्ट यूज यहाँ पे देखेंगे कैसे किया। यहाँ पे x माइनस 5 बाई 3 इक्वल टू वाई प्लस 4 बाई 7 इक्वल टू जेड माइनस 6 बाई 2, ये जो है हमारा कार्टेशियन लाइन है, और यहाँ से हम लोग को वेक्टर में लाना है। तो वेक्टर में हम लोग का वो क्या होता था, पोजीशन वेक्टर क्या होता था, इसका कोएफिशिएंट देखो यहाँ पे 5 माइनस 4 और 6, ये कहाँ से आया, x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1 से यहाँ पे आपका कोएफिशिएंट निकल के आ रहा है। तो मेक श्योर ऑफ दैट ये ठीक ठाक हो, मत माइनस की जगह प्लस ना हो, ये माइनस है, माइनस यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा। तो इसका अच्छे से ख्याल रखिए क्योंकि x माइनस x1 और y माइनस y1 है। तो और अभी जो है हम लोग का डिरेक्शन रेशियो के डिरेक्शन रेशियो के कोएफिशिएंट पुट करना है, दैट इज 3 7 और 2, ये तो सीधा सीधा पुट हो जाएगा। तो हम लोग का फाइनली जो निकल के आता है दैट इज ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, तो वो निकल के हमारा आ रहा है दैट इज 5 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 2 ऑफ के कैप। तो ये आप अच्छे से देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये कन्वर्शन आपको बहुत सारे प्रॉब्लम में करना भी पड़ेगा, तो ये आपको अच्छे से देख लेना, ये वाला चीज मोस्ट इम्पोर्टेंटली, मतलब ये वाला चीज खास करके ये वाला यूज करना है, जहां पे ए और बी क्या है वो आपको पता होना चाहिए। ए मतलब पोजीशन वेक्टर, बी मतलब डायरेक्शन वेक्टर,
ये नहीं कि ये भी अगर उल्टा हो जाएगा तो पूरा चेंज हो जाएगा। तो आई होप दिस इज क्लियर। मतलब यहाँ पे जैसे देखो आप लोगों का लैम्डा अगर 0 कर देंगे तो ए आ जाएगा, आर वेक्टर, एक ए पॉइंट तो डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो इससे आप लोग रिलेट कर सकते हो कि ए तो रहेगा ही, मतलब आर अगर ए दे रहा है तो ए वाला जो वेक्टर है वो उसके ऊपर रहेगा, ये लाइन के ऊपर, लेकिन बी वाला जो वेक्टर है तो वो तो उसके ऊपर नहीं भी रह सकता है। तो इसलिए अगर मान लो अगर बी वेक्टर प्लस लैम्डा ए वेक्टर अगर कोई कर देता है तो लैम्डा इक्वल टू 0 करने पर तो बी आ जाता, तो वो गलत है। तो इसलिए आप लोगों को ए प्लस लैम्डा वी वाला फॉर्म में ही लिखना है, जहाँ पे ए पोजिशन वेक्टर, बी डायरेक्शन वेक्टर होता है। तो आई होप दिस इज क्लियर, और आपको अच्छे से ये वाला चीज समझ लेना है, क्योंकि ये सारा जो चीज ये कोसाइन वाला चीज या फिर ये वाला चीज सब हम लोगों को बाद में यूज करना है बहुत। तो आई होप दिस इज क्लियर।